हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट 2020 से संबंधित मैथ पेडागोजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। वीडियो देखने के पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो कर लेना। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक ने उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। ऑप्शन ए है, शिक्षक लिखता है टिप्पणी, अंकुर घर पर ना तो पढ़ता है और ना ही अभ्यास करता है। दूसरा है, अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। सी है, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरण को हल करने का कौशल है। डी है, अंकुर में एकाग्रता की कमी है जिसकी वजह उसमें परीक्षा का भय है। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन को। अंकुर गॉट 0 marks in a word problem on linear equation in an assessment. Teacher knows that he can solve the linear equations correctly. Teacher out to remark in his report. A है, अंकुर is not studying and practicing at home. Ankur has not understood the concept of linear equation completely. Ankur has a problem in comprehending the language of equations, though he can solve the equations. Ankur lacks concentration and hence has examination phobia. सही आंसर क्या होगा बताइए। इसमें क्वेश्चन है कि अंकुर को क्या होता है। अंकुर एक नाम का विद्यार्थी है, उसको रैखिक समीकरण से संबंधित शब्दों में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरण अच्छे से हल कर सकता है। तो शिक्षक को अंकुर से संबंधित कौन सी रिपोर्ट लिखनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा। पहला बोल रहा है कि अंकुर घर पे नहीं पढ़ता है और ना लिखता है, अभ्यास करता है, इससे कोई संबंध नहीं है उसका। उसको समस्या हो रही है, यहाँ पे दिया गया ना, समस्या हो रही है उसको 0, ये रैखिक समीकरण के शब्दों में दी गई शब्दों में समस्या हो रही है। तो इसमें उसे पढ़ना और अभ्यास करने से कोई संबंध नहीं है। फिर अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई। समझ में कैसे नहीं आई, शब्द में उसकी समस्या है ना, ऐसे तो वो रैखिक समीकरण सही तरीके से जानता है। तो बी भी नहीं होगा। सी है, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। सही आंसर है, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, इसलिए ही तो उसको शब्दों में समस्या होती है। लेकिन शिक्षक जानता है कि उसको समीकरण आता है, रैखिक समीकरण आता है, अच्छे से समझ सकता है। तो उसके पास समीकरणों को हल करने का तो कौशल है ही। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा सही आंसर। अंकुर को प्रश्न करने की समझने की भाषा की कौशल है। ठीक है, नेक्स्ट है, सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन डैश के द्वारा किया जा सकता है। परियोजना कार्य, गणित, प्रयोगशाला गतिविधि, पेपर पेंसिल परीक्षा, आईसीटी गतिविधि। पूछा जा रहा है कि इंग्लिश में देख लेते हैं। समेटिव असेसमेंट ऑफ द यूनिट मेंसुरेशन कैन बी डन थ्रू प्रोजेक्ट वर्क, मैथ्स लैब एक्टिविटी, पेपर पेंसिल टेस्ट, आईसीटी एक्टिविटी। तो क्षेत्रमिति जो है इसका समेटिव असेसमेंट जो होगा क्षेत्रमिति इकाई का, वो किसके द्वारा होगा। तो जब भी समेटिव असेसमेंट होता है, ये आपको पता होगा कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम होता है ना, लास्ट में होता है, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन होता है। तो इस वजह से एग्जाम के टाइम भी तो परियोजना का कार्य होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है। एग्जाम में आप प्रोजेक्ट लेके जाते हैं ना, बच्चे जाते हैं प्रोजेक्ट लेके एग्जाम में। तो इस वजह से क्षेत्रमिति इकाई का जो योगात्मक आकलन होगा यानी कि समेटिव असेसमेंट होगा, वो परियोजना कार्य से के द्वारा किया जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ए, परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। नेक्स्ट है, सही आंसर क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क। नेक्स्ट, सलमान -3 - 4 बराबर +7 को हल करता है, की गई त्रुटि का कारण क्या है। तो यहाँ पे त्रुटि जो किया है सलमान ने, उसका कारण क्या होगा। सलमान लापरवाह है, गलत। सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, ये ऐसा होगा। या फिर तीसरा है ऑप्शन नंबर सी कि सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने की अभ्यास की आवश्यकता है। डी है, सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई। इंग्लिश में देखते हैं।
Salman is careless. Salman is not clear about the concept of addition of integers. Salman needs to practice solving problems of similar types. Salman has not understood the concept of multiplication of integers. तो इसमें सलमान जो है वो -3 और -4 को जब ये करता है, ऐड करता है, तो त्रुटि करता है, +6 में लिखता है। तो ये इसमें क्या होगा, सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। योगफल की जो संकल्पना है सलमान की, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है एडिंग का, एडिशन का, वो क्लियर नहीं है। इस वजह से वहाँ पे सलमान ने त्रुटि की है। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा, बी नंबर है। सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। सलमान इज नॉट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है, अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती है। कॉपी एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनलार्ज या कॉपी एंड रिड्यूस, यह गतिविधि हो सकती है। अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि, अनुपात विषय वस्तु के बाद की गतिविधि, रूपात्मक आकलन गतिविधि, समय व्यतीत करने के लिए मजेदार गतिविधि। इंग्लिश में देखते हैं, while teaching ratio and proportion Mrs. Rama demonstrated operations on the screen, copy and paste, copy and enlarge and copy and reduce. This activity may be pre-content activity to introduce ratio, post-content activity, formative assessment activity, fun activity to pass time. तो यहाँ पे जो रमा है ये बच्चों को संक्रियाएं प्रदर्शित करिए, कौन सा, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड एनलार्ज एंड कॉपी एंड रिड्यूस। तो ये एट द टाइम ड्यूरिंग द, मतलब ड्यूरिंग कर रही है। जब भी ड्यूरिंग होता है, उस दौरान होता है, सिखाने के दौरान होता है, तब क्या होता है, जब बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग का ऑप्शन ये दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ बोले सब क्लास में किया जाता है, कक्षा में किया जाता है, बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये बच्चों को सिखा रही है संक्रियाएं प्रदर्शित करके, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड एनलार्ज एंड कॉपी एंड रिड्यूस। तो वो होता है रूपात्मक आकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें डैश की विशेषता को ध्यान में रखकर लिखी गई है। एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें डैश की विशेषता को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। इंग्लिश में देखते हैं, प्रेजेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ऑन मैथमेटिक्स रिटन कीपिंग इन माइंड्स द रिकमेंडेशन ऑफ, जो एनसीईआरटी बुक है मैथमेटिक्स का, वो किसके रिकमेंडेशन से अभी प्रेजेंट जो है बनाया गया है, लिखा गया है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई इन 2006, सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट इन 2006। तो जो गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बनाई गई है। सही आंसर क्या होगा, ए नंबर। नेक्स्ट है, मुक्त अंत वाले प्रश्न जो होते हैं उनकी पहचान करना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है कि 10 के घन को ज्ञात कीजिए। तो पहले तो बता दें कि मुक्त अंत वाला प्रश्न वो होता है जिसमें एक से ज्यादा आंसर्स होते हैं, ठीक है, बच्चा उसमें विश्लेषण कर सके। ये ना कि कोई लिमिटेड आंसर नहीं रहता है कि बस लिमिटेड आंसर बता दिए और निकल लिए, वैसा नहीं है। यहाँ पे बच्चे को विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाने का ये सोचा जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा मुक्त अंत वाला, वो उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो पहला है 10 के घन को ज्ञात कीजिए, तो ये तो बस इसका लिमिटेड आंसर होगा, तो ये इस वजह से ये नहीं होगा। फिर है कोई 5 संख्या लिखिए जिनका घन 64 से अधिक हो। सही बात है, 5 संख्या लिखेगा तो इसमें बहुत सारे ज्यादा आंसर्स आएंगे, बताया था ना कि मोर देन 1 आंसर आएगा उसका, और बच्चा विश्लेषण करेगा। फिर है परीक्षित विमाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक घनाभ बनाता है। एक घन को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होगी, तो ये भी यहाँ पे भी लिमिटेड आंसर आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड पद्धति का प्रयोग करते हुए 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ये इसका भी लिमिटेड आंसर होगा 512 का घनमूल, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, इंग्लिश में देखते हैं, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड प्रॉब्लम। तो ओपन एंडेड क्या होगा, जिसमें मोर देन 1 आंसर हो। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट एनी आ गया ना, जहाँ पे एनी होगा वो ओपन एंडेड होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, राइट एनी प्रॉब्लम क्लोज क्यूब इज मोर देन
64, यानी कि कोई 5 संख्याएं निकली जिनका जिसका घन जो है वो 64 से अधिक हो। नेक्स्ट है, रेखीय व्यंजक के योग में एक बहुत सामान्य त्रुटि है 5y + 3 = 8y। ठीक है, इस प्रकार की त्रुटि को डैश कहा जा सकता है। तो 5y + 3 जो है = 8y किया गया। यहाँ पे एक सामान्य त्रुटि की गई है, वो इसको क्या कहा जाएगा? तुच्छ त्रुटि, संकल्पनात्मक त्रुटि, प्रकमनपरक त्रुटि, लापरवाह त्रुटि। A very common error observed in addition of linear expression is 5y + 3 = 8y. This type of error is termed as a small error, conceptual error, procedural error, careless error. तो इसमें सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो त्रुटि की गई है 5y + 3 = 8y, यहाँ पे बच्चे को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कैसे लिखना है। 5y + 8y = 3 होगा ना, तो इस वजह से बच्चे को क्या है, यहाँ पे x और y जो है और जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना ही कह सकते हैं, वहाँ पे बच्चे को ये क्लियर नहीं है। तो इस वजह से जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सही आंसर क्या होगा? संकलनात्मक त्रुटि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेप्चुअल एरर, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। फिर है, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है कैसे? तो ऑप्शन ए है केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, बी केवल संकलित मूल्यांकन के लिए, सी है रचनात्मक और संकलित दोनों मूल्यांकन के लिए, और डी है राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड हेतु छात्रों के चयन के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? प्रयोगशाला जो क्रियाकलाप होता है, ये जो प्रैक्टिकल्स वर्क होते हैं, बच्चे जो वो क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास करते हैं ना, ड्यूरिंग स्टडी करते हैं। और लर्निंग बाय डूइंग का एग्जांपल ये सबसे बड़ा है, क्योंकि जो प्रयोगशाला में बच्चे प्रैक्टिकल्स करते हैं वो खुद से करते हैं, तो ये लर्निंग बाय डूइंग का एग्जांपल हुआ। इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा? रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है तो ये ड्यूरिंग लैब एक्टिविटी के दौरान ही होता है। तो लर्निंग बाय डूइंग बच्चा इसमें करता है। इसको पहचाने का सबसे अच्छा है नहीं कि बच्चे यहाँ पे खुद से करते हैं, तो इस वजह से का सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ओनली। नेक्स्ट है, ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञ के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाए द्वारा किस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है? वह है याद करना, यानी ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसके अनुसार अगर यह कार्य दिया जाए बच्चों को कि भारतीय गणितज्ञ के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुत करें, तो वह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है? तो याद करना, समझना, विश्लेषण करना, सृजन करना। इंग्लिश में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लूम रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू the following task: prepare a PowerPoint presentation on contribution of Indian mathematician is remembering, understanding, analyzing, creating। तो देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी की बहुत सारी स्टेजेस दी गई हैं, कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें जो विश्लेषण करना होता है, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, गणितज्ञ ने जो योगदान दिया है उससे संबंधित पावर पॉइंट बनाएगा। तो बच्चा क्या करेगा? विश्लेषण करेगा, पहले उस गणितज्ञ के बारे में सारे विश्लेषित चीजें करेगा, विश्लेषण करेगा, उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा ना, उस गणितज्ञ से रिलेटेड विश्लेषण करेगा, उसके बारे में बहुत सारी जो नॉलेज है उससे रिलेटेड वो निकालने की कोशिश करेगा, फिर पावर पॉइंट प्रस्तुत करेगा। तो इस वजह से पहले वो विश्लेषण करेगा, तब तो ये सारी चीजें करेगा। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, विश्लेषण करना, यानी कि एनालाइजिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, गणित की समस्याओं को हल करने में के एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, विविध प्रकार की गणित का शिक्षण जैसे अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन। As per NCF 2005, mathematics curriculum is ambitious, coherent and teaches important mathematics. Here ambitious refers to
सीक नैरो एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल। नैरो एम्स कैसे हो सकता है। दूसरा है 6 हायर एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल। सही बात है, हायर एम्स को हम ये करेंगे, खोजेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो इस वजह से सही है। फिर टीच मोर देन वन वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड जो होगा वो भी ज़्यादा सही लग रहा है। फिर टीचर्स वेराइटी ऑफ मैथमेटिक्स लाइक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड डाटा हैंडलिंग। तो यहाँ पे इसकी बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे जो भी है, जब हम महत्वाकांक्षा की बात करेंगे, एम्बिशंस की बात करेंगे, तो जो यहाँ पे एनसीईआरटी 2005 के अनुसार जो महत्वाकांक्षी की बात की गई है वो गणित के उच्च उद्देश्यों की खोजने की से संबंधित है, यानी कि विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजने से संबंधित है। इस वजह से सही आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, यानी कि सीक हायर एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल, ये सही आंसर होगा इसका। इसी के साथ ही आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसे इवेलुएट कीजिए, आपका स्कोर कितना आता है और कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।